व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई सारे लोग ये बोलते हैं जब कमेंट करते हैं कि सर पता नहीं गुस्सा आ जाता है आजकल जिंदगी में काफी ज्यादा है, और कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि एक तरीके से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरीके की फीलिंग आने लगती है। तो देखिए, गुस्से के बारे में मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। जिस भी इंसान को गुस्सा आता है तो उसके लिए यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को अगर कोई गुस्सा आता है तो आप लोग उसको खुद डिसाइड करते हैं अपने आप को। अगर कोई आप लोगों को कुछ बोलता है उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, ये आप लोगों का डिसीजन रहता है। गुस्सा एक तरीके से कई बार चीजों को बाईपास करने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों से कोई कुछ पूछ रहा है, आप लोग गुस्सा हो जाइए उस पर, और वो आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो एक तरीके से अगर कोई आप लोगों को एंग्री करना चाह रहा है तो ये आप लोगों के हाथ में है इसकी चाबी। आप लोग खुद डिसाइड करना है उसके ऊपर गुस्सा होना है या फिर उसे पोलाइटली रिप्लाई करना है। अगर गुस्से में आप लोग उसको आंसर देते हो तो इसका मतलब ये है कि जो वो चाह रहा है आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर पोलाइटली आप लोग उसको आंसर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो चाबी है गुस्से में आना या फिर शांत रहना, वो आप लोगों के हाथ में है, जो कि काफी जरूरी है एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो अगर गुड डिसीजन आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों की लाइफ का पार्ट आप लोग को बना लेना चाहिए। कोरोना वायरस के केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 2,51,64,217 केस यहां पर आज के डेट में है। 8,46,743 लोगों की जान जा चुकी है। 1,75,07,257 लोग यहां से रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री में कल 78,479 केस निकल कर आए। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 35 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। आप लोग यहां पर देखिए, हमारी कंट्री जो है ब्राजील के पीछे जरा सी, यहाँ 35 लाख है और यहाँ पर है 38 लाख। तो इस तरीके से अगर इसी पैटर्न में हम लोग चलते रहे तो जल्दी ही ब्राजील से आगे निकल जाएंगे। अकेले महाराष्ट्र के अंदर हमारी कंट्री में 7,64,000 केस हो चुके हैं। तो 16,000 कल महाराष्ट्र के अंदर आए। आंध्र प्रदेश के अंदर 10,000 के करीब केस देखने को मिले। दिल्ली में कल लगभग 2,000 के करीब केस देखने को मिले। तो एक खाका है जो आप लोग याद रखिएगा, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। 943 जो करीब लोग हैं अब तक उनकी जान जा चुकी है कोविड-19 की वजह से। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लॉकडाउन का अनलॉकडाउन फेज अब चल रहा है यहाँ पर। तो अनलॉकडाउन फेज ये 4 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसमें मेट्रो सर्विस को रिज्यूम करने की बात की जा रही है। तो जो मेट्रो सर्विस है उसको 7 सितंबर से रिज्यूम किया जाएगा। कैप जो रखी गई है वो 100 पैसेंजर की यहाँ पर अभी इसके ऊपर कैप रखी गई है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी पॉलिटिकल रैलीज भी यहाँ पर की जा सकती है। 21 सितंबर से उसको परमिट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स 9 से अगर 12th क्लास की हम लोग बात करें तो वो स्कूल में जा सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए, और यहाँ पर जो कंसेंट होगी वो पेरेंट्स की होगी, यानी कि पेरेंट्स से पूछकर ही वो वहां पर जा पाएंगे। इसी के साथ में 50% जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनको अलाउ किया गया है स्कूल्स के अंदर। तो ये 21 सितंबर से यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, वो भी उसमें जिसमें कंटेनमेंट जोन नहीं है। कंटेनमेंट जोन मतलब जहां पर ज्यादा केसेस नहीं है, तो उस एरिया में इसको अलाउ किया गया है। रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल कॉलेज, तो उसमें लेबोरेटरी वर्क ये भी परमिट किया जा रहा है, पर कंसल्ट करने के बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो तब उनको अलाउ किया जाएगा। डेट कोई स्पेसिफाई नहीं की गई इसमें भी। इसी के साथ में जो नंबर ऑफ पीपल्स अलाउ किए जाएंगे, शादी में पहले 50 लोग अलाउ किए जाते थे, अब 100 लोग यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे 21 तारीख से, ठीक है। इसी के साथ में अगर किसी की जान चली जाती है, डेथ होती है, उसमें पहले 20 लोग थे, अब यहाँ पर भी 100 लोग कर दिए गए अगर किसी के फ्यूनरल में जाना है, यानी किसी की डेथ हो गई है। तो ओपन एयर थिएटर जो है वो 21 सितंबर से अलाउ किए जाएंगे। बाकी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल या फिर एंटरटेनमेंट के जो पार्क हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, रिमेन शट डाउन, क्योंकि यहाँ से जो कोरोना वायरस फैलने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के बारे में, वो अभी रिमेन सस्पेंडेड रहेगी, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई स्पेशल फ्लाइट यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है आगे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं चीजें कैसे बढ़ती हैं यहाँ पर। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया राज्य के द्वारा कि भैया हमारी हालत खराब है तो हमको कुछ थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करो, राज्य ने बोला फाइनेंस मिनिस्टर को। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान के द्वारा की गई एक हरकत है जिसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इससे आप लोग खुद ही जूझना पड़ेगा। कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बोलकर हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कई सारी बातें बोली गई हैं। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो उसमें इनसे पूछा गया क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, तो इनके द्वारा ऑफर किया गया
स्टेट जो है 97,000 करोड़ जो है वो आरबीआई से रीजनेबल इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं, यानी कि सेंटर जो है पैसा नहीं देगा, ये अगर पैसा लेना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं रीजनेबल इंटरेस्ट पे। पहली तो बात ये बोली गई। स्टेट जो बोरो कर सकते हैं 2.35 लाख करोड़, ये एक तरीके से कहां से, मार्केट से, विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की हेल्प से मार्केट से भी यहां पर ये बोरो कर सकते हैं। अगर ये बोरो करना चाहते हैं तो आरबीआई की हेल्प यहां पर ले सकते हैं, यानी कि सेंटर ने बोल दिया कि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। जबकि अगर आप लोग बात करें जीएसटी की, जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जा रहा था हमारी कंट्री में, उस टाइम पर यह बोला गया था कि सेंटर जो है जो भी कमियां होगी, खामियां होगी स्टेट के अंदर, उनकी भरपाई करेगा। अगर जीएसटी नहीं रहता तो स्टेट जो है अपने हिसाब से टैक्स को चेंज कर अपने अपने एरिया की पूर्ति कर सकता था, पर लेकिन सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी अब उसको यहां पर काफी प्रॉब्लम में डाल रही है। एक संघवाद का जो ढांचा होता है, जिसको फेडरलिज्म का सिस्टम बोलते हैं, संघवाद के ढांचे में बेसिकली यही होता है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करें, पर लेकिन सेंटर ने सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। केरला के बारे में बात करें तो केरला ने यह बोला है यहां पर कि ओनली 3% स्टेट इनकम का हम लोग एक तरीके से लोन के रूप में ले सकते हैं। अगर इससे ऊपर चीजें जाती है तो राज्य को काफी खतरनाक सिचुएशन में डाला जा रहा है। इससे हम लोग आगे आने वाले टाइम में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में जो व्यू है स्टेट का, वो इग्नोर किया जा रहा है जीएसटी काउंसिल के अंदर। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, और आज के डेट में प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि मैक्सिमम राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसके चलते जो डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वरना अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम स्टेट में अगर कोई और गवर्नमेंट हो, तो फिर कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल में जो ज्यादा ताकत स्टेट के हाथ में है, तो फिर स्टेट के हिसाब से काम चलेगा। पर लेकिन अगर सेंटर स्टेट में सेम गवर्नमेंट है तो फिर जीएसटी काउंसिल को कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो भी यहां पर जीएसटी काउंसिल में होगा वो सेंटर के हिसाब से होगा। वही कंडीशन फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, जिसके चलते सारे जो राज्य हैं वो अभी खस्ता हालत में हैं। तो ये हल्का सा एक ओवरव्यू है जिसके चलते फिलहाल प्रेजेंट में क्या सिनेरियो बना हुआ है, आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब गर्मी आती है सूखा पड़ जाता है, जब सर्दी आती है तो इसका अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी सर्दी पड़ती है। और जब यहाँ पर नॉर्मली मानसून का पीरियड रहता है तो बारिश काफी ज्यादा होती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये मानसून के हमारी कंट्री में 4 महीने होते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो बारिश होती है हमारी कंट्री में इसी टाइम पर होती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर उड़ीसा के अंदर जो महानदी है उसमें बाढ़ आ रखी है और आसपास वाला एरिया यहाँ पर डूब चुका है काफी हद तक। उसी के बारे में यहाँ पर ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ये जो बाढ़ देखने को मिल रही है कहां देखने को मिल रही है? तो बाढ़ देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये भार्गवी रिवर। तो आप लोगों से पूछा जाएगा भार्गवी रिवर जो है वो किससे कनेक्टेड है? तो ये महानदी की ब्रांच है भार्गवी रिवर, ठीक है। तो याद रखिएगा महानदी की ब्रांच है भार्गवी रिवर। तो महानदी जो है हमारी कंट्री में एक बड़ी रिवर है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो मेनली जो पॉइंट है ये आप लोगों को अभी फिलहाल जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और भी जैसे हम लोगों ने भी बात की, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जोंक हो गई, इसमें ओएनजी हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इब, इसी की ट्रिब्यूटरी है। तो कई सारी ऐसी रिवर्स के नाम भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। महानदी एक तरीके से हीराकुंड डैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महानदी भी उससे कनेक्टेड है। तो एक तरीके से हीराकुंड डैम के बारे में कोई बात करें तो महानदी का नाम याद रखेगा, उसके ऊपर ये हीराकुंड डैम बनाया गया है। कहां पर लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और सजेशन मांगे थे मैंने आप लोगों से, सजेशन दीजिए। आज आप लोगों का लास्ट डे है सजेशन देने का, जो भी आप लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं तीनों वीडियो के अंदर। क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर जो हमारी नैनो मैगजीन आती है, या फिर द हिंदू की वीडियो के अंदर जो भी आप लोग चेंज कराना चाहते हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फिर 1 तारीख से इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कल इनका एनालिसिस करूंगा, जो भी आप लोग चेंज देख रहे हैं, तो फिर 1 तारीख से इनको इंप्लीमेंट कर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आइए अब यहाँ पर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। यहां पर जो बात की जा रही है फिस्कल काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। फिस्कल काउंसिल अगर आप लोगों से पूछे कोई होती क्या है, तो पहले तो आप लोग इसके बारे में जानिए। फिस्कल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी यहां पर खर्चा किया जा रहा है और जो भी टैक्स पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उनको एनालिसिस किया जा सके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गवर्नमेंट अगर किसी गलत डायरेक्शन में चल रही है तो उसको संभाला जा सके। देखिए अगर मार्केट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो आकर यहाँ पर मार्केट को समझाएगी, कि मार्केट में इंटरवीन करेगी, अपने हिसाब से उसको सही पैटर्न में लेकर आएगी। सोचिए अगर गवर्नमेंट ही ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर उसको कौन समझाएगा? तो उस टाइम पर यहाँ पर फिस्कल काउंसिल जैसी बॉडी काम करने के लिए मानी जाती है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सब
प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, पर हाँ फिर भी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन आप लोग यहाँ पर इससे लगा सकते हैं। कोविड-19 के चलते सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। आज के डेट में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेंटर का जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के हिसाब से माने सीजीए के हिसाब से तो 4.6% यानी कि 8% हायर देन द जो रिवाइज एस्टीमेट में देखने को मिला था, हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट को मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि आमदनी तो 58 हो रही है और खर्च हम लोग रुपया कर रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट आप लोग को देखने को मिल जाता है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो अगर डेफिसिट के बारे में आप लोग बात करें तो 7% ऑफ द जीडीपी, ये इवन विदाउट एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस, ये 7% आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में 3.5% एस्टिमेट लगाया जा रहा है बजट का, जो शार्प डिक्लाइन अभी रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में कंसोलिडेटेड जो डेफिसिट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, वो 12% के करीब होने वाला है जीडीपी के, तो एक खतरनाक है। ओवरऑल जो डेट है आज के में वो 85% आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कर्जे में चीजें चल रही हैं सारी, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ खींच रही है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक तरीके से आगे नहीं आ रहा है। अगर हम लोग यहां पर बात करें बजट लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज होता है मतलब दे, यानी कि अगर आप लोगों से मैं पैसा उधार ले लूं, आप लोगों का वो एसेट्स हो गया पर मेरे पास में वो लाइबिलिटी है जो कि मुझे आप लोगों को रिटर्न करना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि अलार्मिंग कंडीशन में है, इस कंडीशन में आप लोगों को सिचुएशन जो है वो खतरनाक नजर आएगी। गवर्नमेंट को रिटर्न करना, एक तरीके से रिटर्न आना चाहिए जो क्रेडिबल फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ है, ताकि इस क्राइसिस से बाहर निकला जा सके। पर वो कैसे आएगा, तो उसी के लिए यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि कम से कम फिस्कल काउंसिल आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं, जो कि सिचुएशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। क्या क्या बात की जा रही है, अगर बात करें डेफिसिट के बारे में या फिर उधारी के बारे में, डेट के बारे में, तो देखिए प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट रिपीटेड कर रही है, एक तरीके से अपने टारगेट को पोस्टपोन कर रही है। आप लोगों को पढ़ाई आज से स्टार्ट करनी थी, नहीं कल से करेंगे, इनडायरेक्ट वे में एक रेस से आप लोग पीछे हट रहे हैं अपने आप ही। तो ऐसी हरकतें कुछ कुछ गवर्नमेंट कर रही है। बहुत सारे जो बिल पेमेंट है वो ऐसे कैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है टाइमली। इसी के साथ में जो खर्चा किया जा रहा है वो ऑफ बजट फाइनेंस किया जा रहा है, यानी कि एक तो मैं आप लोगों को बोलूं कि 10,000 रुपए आप लोगों के घर से आ रहे हैं, आप लोगों को इसमें खर्चा निकालना है, पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, इस बजट को तो एक तरीके से स्टार्टिंग में खर्च कर ही दे रहे हो, उधारी ले रहे हो लोगों से, ठीक है, उसको एक तरीके से खर्चा कर रहे हो और उसको सोच रहे हो कि घर वालों को पता भी ना चले। पर लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होगा, एट द एंड ऑफ द डे देना तो आप लोगों को घर वालों से लेकर ही पड़ेगा जब तक आप लोग जॉब नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से बजट में वो नहीं चाहिए दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन खर्चे किए जा रहे हैं, तो उसके चलते भी कंट्री की इकोनॉमी पर एक तरीके से बर्डन तो पड़ेगा ही ना। कहां से आएगा, अलादीन का चिराग थोड़ी ना कि घिसकर आप लोग पैसा ले आएंगे कहीं से, तो ये भी सिचुएशन आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन की बात करें, एक तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीन चीजें फोकस देने की काफी ज्यादा जरूरत है अगर चीजों को आप लोग सुधारना चाहते हैं। तो इसके चलते क्या क्या बात है, हमारी कंट्री में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं, तो कैग के द्वारा हमारी कंट्री में 2018 में बोला गया कि हम लोगों को फोकस करके चलना चाहिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की क्या बात थी, उनके द्वारा बोला गया कि अपनी जो लाइबिलिटीज है, जो आप लोगों ने उधार ले रखी है ना, वो घर वालों से छुपानी नहीं है, वो सबको पता होना चाहिए। नॉर्मली लाइबिलिटीज को छुपा लेते हैं और सब चीजों को अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक तरीके से स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, पर लेकिन घर तक चीजें नहीं पहुंच रही हैं कि हाँ भैया बेकार चल रही है, पर लेकिन बताया किसी को नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट आप लोगों को यहां पर करनी पड़ेगी, जैसे कि बकाया जो भी पड़ा हुआ है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, वो आप लोग नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से किसानों के ऊपर कई सारे एक तरीके से बर्डन पड़ रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जो यहां पर कई सारे चैलेंज और कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हम लोग अपनी कंट्री में बात करें बजट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में, 13th फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री के, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हमारी कंट्री में एक फिस्कल काउंसिल जैसी कोई बॉडी होनी चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट को गाइड कर सके, और ये जो कमेटी अपॉइंट करनी चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंट करनी चाहिए। तो देखिए 13th फाइनेंस कमीशन ने बात तो बोल दी, पर लेकिन यहां पर जो बात बोल गए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंट करनी चाहिए, तो ये बात थोड़ी गलत बोल गए। क्या मतलब इसका गलत बोल गए, इसका मतलब ये गलत बोल गए कि आप लोग ये समझिए, अगर कोई बॉडी फाइनेंस मिनिस्टर खुद अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या वो उनकी कमियां खामियां बता पाएगी कि हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या क्या कमियां खामियां कर रही है, तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, तो ये नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें फिस्कल इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन FRBM रोड मैप के बारे में, तो वो भी आप लोग ढंग से इंडिपेंडेंटली रिव्यू नहीं कर पाओगे अगर वो बॉडी जो है यहां पर बनाई गई है सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो क्रिएट की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या आप लोगों को पता है, आप लोगों को लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली यहां पर काम कर पाएगी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर यही होगी सीधी सीधी, अगर पहले हम लोग बात करते हैं। अब ये 13वें
फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया। अब 14वें फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। 14वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया कि स्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, जो कि अपॉइंट की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि अपॉइंट की जाती है फिस्कल काउंसिल और जो रिपोर्ट करेगी पार्लियामेंट को, यानी कि फाइनेंस कमीशन से थोड़ा सा हटके। इसके चलते एफआरबीएम में एक नया एक्ट आप लोग लेकर आइए। इसी के साथ में जो हमारी कंट्री के डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विरल आचार्य, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फिस्कल स्टेबिलिटी इन इंडिया। उनके द्वारा भी एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल के ऊपर फोकस दिया गया, जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना न हो और इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर सके। तो इससे क्या होगा, अगर कुछ गलत कर रही है गवर्नमेंट तो क्वेश्चन उठा पाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए अगर इंडिपेंडेंट होगा तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है काम कर पाता है। अगर सोचिए सुप्रीम गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए तो क्या हमारी कंट्री में कोर्ट जो है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी? तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फिस्कल काउंसिल जो है वो इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन होता है नॉर्मली, जो कि स्टेबल रहता है। और इसी के साथ में एक सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि फालतू में जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चलेगा। आप लोग ये समझिए, आप लोग बोलेंगे ये तो काम कैग भी कर सकते हैं हमारी कंट्री में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो है हमेशा तब पिक्चर में आता है जब पैसा खर्च हो जाता है। अगर जब तक पैसा खर्च नहीं हुआ है, कैग के हाथ में कोई पावर नहीं है हमारे संविधान में। जैसे ही पैसा खर्च होता है वो उसका ऑडिट करने के लिए आता है, यानी कि खर्चा होने के बाद में, यानी कि जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब कैग आएगा कि हाँ गलत हो गया भैया ये। तो ये तरीका कैग का जो है वो सही नहीं है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि कम से कम पहले कुछ पावर दें अगर पैसा खर्च होने से, तो थोड़ी चीजें समझ में आ सकती है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पर अनबायस्ड अगर रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास में जाएगी तो वो एक तरीके से अच्छा डिबेट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलत किया है वो रिपोर्ट में होगा और फिर डिबेट जो होगा वहां पर एक तरीके से अच्छा डिबेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा क्यों क्यों गलतियां हो रही है और ऐसी गलतियां क्यों हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी अच्छी पॉलिसी बनेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनेंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगी। और जो पॉपुलिस्ट मेजर्स है, पॉपुलिस्ट मेजर कैसे होते हैं, जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि आने वाले टाइम में अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग सबको लैपटॉप बांट देंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग इतने लाख जॉब क्रिएट करेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो सब किसानों के घर में ट्रैक्टर बांट देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉपुलिस्ट ये अप्रोच है बेसिकली। ये होता क्या है, इसके चलते ये अपना जो बेसिकली एक होता है कि अपना वोट बैंक को रिझाने की कोशिश ये करते हैं। तो वो चीजें यहां पर कम होती नजर आएगी और जो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले मेजर्स हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी और इसी के साथ में अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है आप लोगों को नजर आएगी। अगर साइंटिफिक एस्टिमेशन के बारे में बात करें तो प्रोग्राम और जो असेसमेंट फोरकास्ट है वो भी एक अच्छे लेवल पर निकल कर आएगी और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ेगी। इसको लेकर लोग जो है समझ पाएंगे क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो एक तरीके से ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो जो बजट को लेकर हमारी कंट्री में फालतू में इधर उधर खर्चा किया जाता है वो भी प्रॉपर वे में आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, ये इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। तो देखिए इंपॉर्टेंट टास्क ये रहेगी कि एनालाइज करना, रिव्यू करना और मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम है। यानी कि गवर्नमेंट के एक तरीके से कुछ भी गलत होने के बाद में अगर कुछ होता है तो ये तुरंत सबको बताएगा और गवर्नमेंट को एक पाथ में चलना पड़ेगा सही तरीके से। डेवलपिंग एक तरीके से रिव्यू करना जो मैक्रो और बजटरी प्रोजेक्शन है हमारी कंट्री के, कि ऐसा तो नहीं है फालतू में फालतू की बातें की गई है, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कुछ ही नहीं है, तो उसको रिव्यू करेगा। कॉस्ट ऑफ बजट और पॉलिसी प्रपोजल जो प्रोग्राम है उसको देखेगा, यानी कि बजट कितना है और कितनी पॉलिसीज बना रखी है, क्या क्या प्रपोज कर रखा है, क्या उसके हिसाब से ये फिर बस फेंके जा रहे हैं बड़े बड़े ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो चेक करेगा। प्रेजेंट एक तरीके से बात करेगा, कोशिश करेगा यहाँ पर पॉलिसीज जो मेकर्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव ओपिनियन उनके पास में हो, यानी कि अगर पॉलिसी मेकर को समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे करना है तो उनको बताएगा कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये काम अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करे तो सही होगा, वरना गवर्नमेंट के हिसाब से तो सारी चीजें फिर ऐसे ही चलेंगी जैसे अब तक चल रही हैं। तो फिर से यहां पर एक्ट ऑफ गॉड बोल देंगे बाद में आकर, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके को हम लोग को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बात की जा रही है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये बात की जा रही है, देखिए अगर आप लोग लेकर चलते हैं सक्सेसफुल फिस्कल काउंसिल अंडर जो 9 जो ब्रॉड हेड्स हैं या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये एरिया है, तो चीजें आप लोग थोड़ी सी सुधार पाएंगे। उनमें क्या क्या करने की बात की जा रही है तो उनको हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। सबसे पहले तो लोकल ओनरशिप होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि बस सेंट्रल लेवल पर काम चल रही है, यानी कि एक तरीके से लोकल लेवल पर यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहली बात बोली गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर सिचुएशन आप लोग सुधारना चाहते हैं तो पहली तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंडिपेंडेंट और जो पक्षपात न करने वाला बेसिकली यहाँ पर एक एरिया होना चाहिए
जहां पे पक्षपात न होता हो। एक शासन देश होना चाहिए, उसके पास में पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही काम चल रही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसी के साथ में रिसोर्सेज वगैरह होने चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए विद लेजिस्लेचर के साथ में रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि चीजों को बताया जा सके कि भैया यहाँ आप लोग गलती कर रहे हो, सुधार लो इसको। इसी के साथ में इन्फॉर्मेशन इनके पास तक आनी चाहिए, नहीं कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कराया जा रहे हैं, तो क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक्सटर्नल एवोल्यूशन इसका भी एक्सटर्नल इवोल्यूशन होने चाहिए एक तरीके से। कैसे? इसका मान लीजिए अगर कोई आज की डेट में ये भी पता चला कि ढंग से काम नहीं कर रही है, तो कम से कम इसको भी चेक करें कि भैया कहां पर तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हो। तो इसके लिए भी यहां पर एक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये बेसिक फोकस इसका बोला जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बेल्जियम, इसी के साथ में जो यहाँ पर चिली है, और नेक्स्ट यहाँ पर यूके। तो इनके अंदर जो IFC जो यहाँ पर इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है। तो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट है और वो काफी बड़ी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीजें हम लोग को भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, तो तभी चीजें जो है वो यहाँ पर नॉर्मल हो पाएगी, ठीक है। तो इसी को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मार्केट फेल हो जाती है तो पता चलता है कि गवर्नमेंट आकर उसको संभालेगी, पर गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है तो उसको अगर कौन संभालेगा। तो ये बेसिकली पर्पज यहाँ पर है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं दिखता है। तो यहाँ पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको संभालने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए कि उसको भी एडवाइस यहाँ पर दी जा सके, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को संभाल लेते हैं, पर लेकिन जब पेरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो बच्चे संभालेंगे या फिर कोई और संभालेगा आकर, तो वो चीजें होनी चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स में जो मदर और फादर है उनके बीच में ट्यूनिंग होनी चाहिए, अगर एक दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीजों को आकर नॉर्मल कर सके। तो इसी के चलते एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है, एक बैलेंस बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो फिस्कल काउंसिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। एक रूल बेस्ड पॉलिसीज हमारी कंट्री में आ सकती है और इसी के साथ में काफी कुछ कवर किया जाएगा। एक तरीके से सारी चीजें देखने को मिलेगी, कोई इसमें घपलाबाजी नहीं देखने को मिलेगी और अकाउंटेबिलिटी भी वहां पर रहेगी। तो यहाँ पर CTA देखने को मिलेगा, इनके कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, और यही रिक्वायरमेंट है, वरना बाद में एक्ट ऑफ गॉड वर्ड यूज करके साइड में कर दिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग न डालते हैं। हमारी कंट्री में भी एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने की बात की जा रही है। तो डिजिटल हेल्थ आईडी जो है हमारी कंट्री में वो प्राइमरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम को किस तरीके से सुधार सकती है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहले तो आप लोग ये समझिए डिजिटल हेल्थ आईडी है क्या। अगर आज की डेट में आप लोग 2020 में बैठे हुए हैं, आज के डेट में आप लोगों को फीवर होता है, ठीक है, तो आप लोगों की आईडी रहेगी कोई हेल्थ आईडी, तो उसके ऊपर वो नोट कर दिया जाएगा कि भैया 30 अगस्त 2020 में यहाँ पर पर्सन ए, वीर नाम का एक पर्सन, उसको फीवर हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलकर यहाँ पर मान लीजिए 6 महीने बाद मुझे कोई और बीमारी हुई, तो फिर उसको लिख दिया जाएगा कि हाँ 6 महीने बाद इस डेट में इस पर्सन को ये बीमारी हुई थी। फिर मान लीजिए 10 महीने बाद कोई और बीमारी होगी, कोई ऐसी बीमारी होगी उल्टी सीधी, तो वहां पर जाकर जैसे कि डायबिटीज वगैरह कुछ और चीजें होगी, तो ये इस पर्सन को यहाँ पर ये बीमारी हो गई, क्योंकि मीठा बहुत खाता है पर्सन, ठीक है। तो अगर इसके बाद में अगर 2 साल बाद फिर कोई बीमारी होती है, इसके बीच में सारी चीजें हस्तपुष्ट चल रही हैं, फिर यहाँ पर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलेगा आपकी हेल्थ आईडी क्या है, तो हेल्थ आईडी उसको बतानी है और वो तुरंत क्लिक कर देख लेगा कि पास्ट में इस पर्सन को ये बीमारी हो रखी है, तो उसके हिसाब से वो अपना इलाज स्टार्ट कर पाएगा। तो अच्छे तरीके से वो चीजों को गाइड कर चल पाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो समझते हैं ये आर्टिकल क्या बोलते हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी जो है लोगों के लिए होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो डिजिटल हेल्थ अगर सिस्टम आप लोग यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ जो वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम है, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा की बात की जाएगी, मैनेजमेंट हेल्थ डेटा की बात की जाएगी, इसी के साथ में यहाँ पर लार्ज रीऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन हेल्थ सिस्टम की बात की जाएगी। यानी कि आज की डेट में आप लोगों को अगर हम लोग बोले आधार कार्ड का डेटा जो है वो आप लोग सेफ नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग बात कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की, तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। रेगुलेट किया जाएगा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को, स्ट्रेंथ किया जाएगा बेसिक डेटा कलेक्शन, प्राइमरी हेल्थ लेवल पर यहाँ पर चीजें करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिटीजन की प्राइवेसी है उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग कैसे बात मान सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में अब तक जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरीके से अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कैसे उसको टैकल करोगे। तो डिजिटल हेल्थ का आईडी जो है वो एक तरीके से किस तरीके से उसको यूज करना है, वो भी चीजें हम लोग को देखने को पड़ेगी, क्या क्या प्लान है उसको लेकर। इस तरीके से तो नहीं जैसे कि आप लोगों ने आधार कार्ड था वो बांट दिया प्राइवेट को, भी बाद में चलकर प्राइवेट उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो चीजें फिर उसके बाद में कोर्ट में केस पहुंच रहे हैं, वो सब चीजें चल रही है। तो एक तरीके से ऑल इश्यूज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है इनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ऑलरेडी आईडी कई सारी हमारे
पास में है तब आप लोग सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हो, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, और भी कई सारी कंपनी में काम कर रहे हैं, पैन कार्ड हो गया, बैंक का कार्ड हो गया, मतलब दुनिया भर के कार्ड हमारे पास में भरे हुए हैं। एक और हेल्थ आईडी कार्ड आप लोग उसमें ऐड कर दो। तो कितने हद तक ये चीजें सही है इस तरीके चीजों को लेकर चलना आज के दिन में, अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को और बर्डन यहां पर बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप लोग एक सही डायरेक्शन में यहां पर नहीं चल रहे हो। तो इसीलिए राइटर ने यहां पर सीधे सीधे एक बात बोली है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो कार्ट है वो हॉर्स के सामने रख दी गई है, तो उसको कैसे खींचेगा। यानी कि आप लोग यहां पर ये देखिए, अगर ये जो घोड़ा है यहाँ पर, ये घोड़ा इस तरीके से इधर को इसमें चले तो एक गाड़ी आगे चलेगी, पर लेकिन अगर घोड़े के आगे यहाँ पर ये रख दी और घोड़ा चलाने वाला अपोजिट मुंह करके खड़ा हो गया, तो आप लोगों को लगता है कि ये गाड़ी इस तरफ को चल पाएगी, तो ये गाड़ी इस तरफ को नहीं चल पाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं, डॉक्टर आप लोग प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं, और आज के में दवाइयां आप लोग लोकल लेवल पर ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। कई सारे एरियाज हैं जहां पे इसेंशियल मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। जैसे एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है आप लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो कैसे आप लोग यहां पर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। आप लोग अभी बात करो एक नए सिस्टम लाने की, पुराने सिस्टम आप लोग जर्जर हो रहे हैं, नए सिस्टम को कैसे लेकर चल पाओगे, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं यहाँ पर राइटर। रियल टाइम ऑथेंटिकेशन आप लोग को अचीव करना पड़ेगा। चैलेंज जिस तरीके से आधार कार्ड के साथ में वो आप लोग यहां पर सोल्व नहीं कर पाए हो, अब आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई दवाई खरीदी बेची जा रही है, हर एक दवाई पर बारकोड आप लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाई जो है ऑनलाइन बेची जाएगी स्कैन करने के बाद में। इसी के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा जो मेडिसिन है उसको सेंट्रलाइज डेटाबेस के साथ में, ठीक है, ताकि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से डेटा जो है वो अवेलेबल रहे, ठीक है। यहां पर बोला गया कि डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर के पास में वो डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है तो प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, डिजिटली रीडेबल होना चाहिए या फिर या फिर मशीन रीडेबल होना चाहिए। कि होता क्या है, डॉक्टर अगर कोई राइटिंग लिख देता है तो समझ में नहीं आता उसने क्या लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या ई प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा जो डिटेल में लिखा होगा, सब लोग समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में आप लोग बात करें तो आईडी बना देना ही सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है, और भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, और भी कई सारे ऐसे एरिया जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर बात करें एटलीस्ट 2 और 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बात करें अगर ई हेल्थ सिस्टम आप लोगों को लेकर आना है उसके बारे में, तो सबसे पहले जो एक तरीके से जो नहीं कि फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, तो फाउंडेशनल पॉलिसी आप लोगों के पास में होनी चाहिए सारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। इनेबल करो जो स्ट्रेटजी को, इंटीग्रेट करें इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम, और ई हेल्थ एप्लीकेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए एक्चुअल में, तभी आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। वरना ये मुंगेरी लाल के सपने होंगे, आप लोग बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, पर लेकिन बाद में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी के चलते जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो अगर आप लोग सुधारना चाहते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप लोगों को चलना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन होना चाहिए, राइटिंग और रिपोर्टिंग यहां पर प्रॉपर चलनी चाहिए, जो चैलेंज काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि आज के डेट में नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कई सारे चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट है, पर वो डिपार्टमेंट एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर नहीं चल पा रहे हैं। इसको ऐसे समझिए आप लोग, अब आज की डेट में अगर आप लोग रोड पर जाएंगे तो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लीजिए कहीं पर, तो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो सही है, समझ में आता है कि रोड को कंस्ट्रक्ट करके उसको रिपेयर कर देंगे। कल को कोई केबल दाबने वाले हैं टेलीफोन का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर कोई और यहाँ पर एक तरीके से कोई और दूसरी कंपनी आ गई एक तरीके से यहाँ पर कुछ और पानी का पाइप वगैरह उनको दाबना है, तो रोड को खोदेंगे और चले जाएंगे, वो ऐसी ही पड़ी रहेगी कई महीने तक। अभी अगर मिलकर दोनों काम करें, दोनों डिपार्टमेंट की, जैसे ही रोड खोदी तुरंत वहां पर उसके ऊपर प्लास्टर करके या फिर जो रोड बनाने के लिए मटेरियल डाल जाता है उसको डालकर तुरंत वहां पर क्लियर करें तो समझ में आता है। अगर अलग अलग चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए और एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी तो आप लोग होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलोगे, वरना फिर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी जैसे आज के में अवेलेबल है। तो ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ डेटा के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर वेरी सेंसिटिव है। आधार डेटा तो आप लोग एक तरीके से सेव कर नहीं पाए, हेल्थ डेटा कैसे आप लोग सेव कर पाएंगे। किसी पर्सन को अगर डायबिटीज है और वो पर्सन नहीं चाहता है कि उसके बारे में किसी को पता चला सारा डेटा चोरी हो गया और वो सारा डेटा पब्लिक हो रहा है कि इस पर्सन को डायबिटीज है, इस पर्सन को एड्स है, इस पर्सन को ये वाली बीमारी है, इस पर्सन को कोरोना है, तो सबके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर निकलकर। तो इनडायरेक्ट वे में कई सारी उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं, ठीक है। कई सारे जो यहाँ पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी तो कैसे आप लोग उसको इंश्योर करेंगे। अगर किसी को पता चल गया इस पर्टिकुलर पर्सन को HIV है, उसके पास में कोई बैठकर खाना भी नहीं खाएगा तो उसको सोसाइटी से सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, जबकि ये
HIV जो है किसी को ऐसे नहीं कि किसी के साथ में खाना खा ले तो आप लोगों को फैल जाएगा, पर लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जितनी स्टिग्मा है वो सामने निकल कर आएंगे, तो कैसे आप लोग उसको हैंडल कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर कंट्री में अब तक अवेलेबल नहीं है तो चीजों को कैसे टैकल कर पाओगे। दूसरे इश्यूज के बारे में बात की जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात करें, अगर पर्टिकुलर सिटी के अंदर है, ठीक है, उनकी रिलायबल इंफॉर्मेशन यहां पर अब तक ये नहीं पता है कि इस एरिया में कितने बेड अवेलेबल हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों की जो सिटी है वो दिल्ली है, दिल्ली सिटी में कितने हॉस्पिटल हैं और उस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली पड़े हैं, ताकि अगर बाहर का बंदा जान सके कि हाँ भैया इस हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हैं, क्या ऑनलाइन बाहर अवेलेबल है वो, तो वो डेटा इतना वेग रहता है कि उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती है। तो वहां पर काफी ज्यादा घपले देखने को मिलते हैं। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अभी कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, तो कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और अच्छी अच्छी चीजें आप लोग को आगे देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन जो है वो आप लोग हैंडल कर पाओगे। यानी कि पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आइए, उसके बाद में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, तब चीजों को आप लोग समझिए कि लोगों को उसके बारे में आप लोग एक तरीके से गाइड कीजिए। आप लोगों ने बना दिया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबके घर में टॉयलेट, पर लोग घर में टॉयलेट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, अब तक उनको आदत ही नहीं है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि आदत क्यों होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, बाहर निकलने पर क्या पेनल्टी लग सकती है, तो तभी चीजें समझ में आएंगी ना। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, तभी सिचुएशन जो है वो हैंडल कर पाएंगे। तो वरना काम क्या होगा, वरना काम यही होगा कि घोड़ा जो है वो गाड़ी में अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा और वहीं पर खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये चीजें समझिए और चीजों को लेकर आगे बढ़िए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो संडे है, संडे को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। बाकी जो भी चेंजेस आप लोग चाहते हैं वो मैंने आप लोगों के सजेशन के तौर पर मांगे थे, तो वो सजेशन आप लोगों को जरूर देने हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में उनको ढंग से इंप्रूव किया जा सके। तो इसके बारे में जो भी आप लोगों को लगता है टाइम से रिलेटेड लगता है, या फिर जितना एरिया वीडियो का होना चाहिए, एक तरीके से वीडियो छोटी है बड़ी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें और भी जो भी आप लोगों के माइंड में आता है वो सारे सेशन में आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो कल का दिन रहेगा, मैं उनको पढ़ूंगा अच्छे से, फिर 1 तारीख से वो सजेशन में इंप्लीमेंट करके चलूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को टोटल सजेशन देने जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, और किस किस ईयर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा। अब की बार कौन एग्जाम देने वाला है, नेक्स्ट ईयर कौन एग्जाम देने वाला है, तो उसके बारे में एक हल्का सा आइडिया मुझको होना चाहिए, तभी मैं एक वीडियो को प्रॉपर वे में फ्रेम कर पाऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।